आज की कहानी है दो कदम तन्हा। दास। अपने नाम का उच्चारण सुनकर डॉक्टर रवि रंजन दास ठिठक कर खड़े हो गए। ऐसा लगा मानो पूरा शरीर झंझना उठा हो। उनके शरीर के रोए खड़े हो गए। मस्तिष्क में किसी अदृश्य वीणा के तार बज उठे। लंबी लंबी सांसें लेकर डॉक्टर दास ने अपने को संयत किया। वर्षों बाद अचानक यह आवाज़ लगा, जैसे यह आवाज़ उनके पीछे से नहीं, उनके मस्तिष्क के अंदर से आई थी। वह वैसे ही खड़े रहे, बिना आवाज़ की दिशा में मुड़े, शंका और संशय में कि दोबारा पीछे से वही संगीत लहरी आई। डॉक्टर दास। वह धीरे धीरे मुड़े और चित्रलिखित से केवल देखते रहे। वही तो है अंजलि रॉय, वही रूप और लावण्य, वही बड़ी बड़ी आंखें और उनके ऊपर लगभग पारदर्शी पलकों की लंबी बरौनियाँ, मानो उषा गहरी काली परतों से झांक रही हो। वही पतली लंबी गर्दन, वही लंबी पतली देह यष्टि, वही हंसी जिसे कोई भी मौसम सावन बन जाता है, कुछ बुलाती, कुछ चिढ़ाती, कुछ जगाती। थोड़ा सा वजन बढ़ गया है, किंतु वही निश्चल व्यक्तित्व, वही सम्मोहन। डॉक्टर दास प्रयास के बाद भी कुछ बोल न सके, बस देखते रहे। लगा मानो बिजली की चमक उन्हें चकाचौंध कर गई। मन के अंदर गहरी तहों से भावनाओं और यादों का वेग सा उठा। उनका गला रूंध सा गया और बदन में हल्की सी कंपन होने लगी। वह पास आई, आंखों में थोड़ा आश्चर्य का भाव उभरा। पहचाना नहीं क्या? कैसे नहीं पहचानूंगा? 15 वर्षों में जिस चेहरे को एक पल भी नहीं भूल पाया। उन्होंने सोचा, मैं अंजलि। डॉक्टर दास थोड़ा चेतन हुए। उन्होंने अपने सिर को झटका दिया, पूरी इच्छा शक्ति से अपने को संयत किया और फिर बोले, तुम? हाँ मैं। गनीमत है, पहचान तो लिया। वह खिलखिला उठी और डॉक्टर दास को लगा मानो स्वच्छ जलप्रपात बह निकला हो। मैं और तुम्हें पहचानूंगा, कैसे नहीं? मैंने तो तुम्हें दूर से पीछे से ही पहचान लिया था। मैदान में भीड़ थी। डॉक्टर दास धीरे धीरे फैंस की ओर खिसकने लगे। यहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स और डॉक्टरों के बीच उन्हें संकोच होने लगा कि जाने कब कौन आ जाए। बड़ी भीड़ है। अंजलि ने चारों ओर देखा। हाँ, इस समय तो यहाँ भीड़ रहती है। शाम के 4 बजे थे। फरवरी का अंतिम सप्ताह था। पटना मेडिकल कॉलेज के मैदान में स्वास्थ्य मेला लगा था। हर साल यह मेला इसी तारीख को लगता है। कॉलेज फाउंडेशन डे के अवसर पर एक हफ्ता चलता है। पूरे मैदान में तरह तरह के स्टॉल लगे रहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी प्रदर्शनी लगी रहती है। स्टूडेंट्स अपना अपना स्टॉल लगाते हैं, संभालते हैं। तरह तरह के पोस्टर, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ और मरीजों का फ्री चेकअप, सलाह बड़ी गहमा गहमी रहती है। शाम को 8 बजे के बाद मनोरंजन कार्यक्रम होता है। गाना बजाना, कवि सम्मेलन, मुशायरा आदि। कॉलेज के सभी डॉक्टर और विद्यार्थी आते हैं। हर विभाग का स्टॉल उस विभाग के एक वरीय शिक्षक की देखरेख में लगता है। डॉक्टर दास मेडिसिन विभाग में लेक्चरर हैं। इस वर्ष अपने विभाग के स्टॉल के वह इंचार्ज हैं। कल प्रदर्शनी का आखिरी दिन है। और कैसे हो? डॉक्टर दास चौंके। ठीक हूँ। तुम? ठीक ही हूँ। और अंजलि ने अपने बगल में खड़े उत्सुकता से इधर उधर देखते 10 वर्ष के बालक की ओर इशारा किया। मेरा बेटा है। मानो अपने ठीक होने का सबूत दे रही हो। नमस्ते करो अंकल को। बालक ने अनयमनस्क भाव से हाथ जोड़े। डॉक्टर दास ने उसे गौर से देखा, फिर आगे बढ़कर उसके माथे के मुलायम बालों को हल्के से सहलाया, फिर जल्दी से हाथ वापस खींच लिया। उन्हें कुछ अतिक्रमण जैसा लगा। कितनी उम्र है? यह 10 साल का है। क्षणिक विराम। एक बेटी भी है 12 साल की। उसकी परीक्षा नज़दीक है, इसलिए नहीं लाई। मानो अंजलि किसी गलती का स्पष्टीकरण दे रही हो। फिर अंजलि ने बालक की ओर देखा। वैसे परीक्षा तो इसकी भी होने वाली है, लेकिन ज़बरदस्ती चला आया। बड़ा ज़िद्दी है, पढ़ता कम है, खेलता ज़्यादा है। बेटे को शायद यह टिप्पणी नागवार लगी। अंग्रेज़ी में बोला, मैं कभी फेल नहीं होता, हमेशा फर्स्ट डिवीज़न में पास होता हूँ। डॉक्टर दास हल्के से मुस्कुराए। मैं तो एक बार एमआरसीपी में फ़ेल हो गया था। फिर वह चुप हो गए और इधर उधर देखने लगे। कुछ लोग उनकी ओर देख रहे थे। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? डॉक्टर दास ने प्रश्न सुना लेकिन जवाब नहीं दिया। वह बगल में बाईं ओर मेडिसिन विभाग के भवन की ओर देखने लगे।
अंजलि ने थोड़ा आश्चर्य से देखा, फिर पूछा, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। लड़के या लड़कियां? लड़कियां। कितनी उम्र है? एक 10 साल की और एक 9 साल की। और कैसे हो दास? मुझे दास। अचानक डॉक्टर दास चुप हो गए। अंजलि मुस्कुराई। डॉक्टर दास को याद आ गया, वह अक्सर अंजलि को कहा करते थे कि मुझे दास मत कहा करो, मेरा पूरा नाम रवि रंजन दास है। मुझे रवि कहो या रंजन। दास का मतलब स्लेव होता है। अंजलि ऐसे ही चिढ़ाने वाली हंसी के साथ कहा करती थी, नहीं, मैं हमेशा तुम्हें दास ही कहूँगी, तुम बूढ़े हो जाओगे तब भी। यू आर माई स्लेव एंड आई एम योर स्लेव, दासी। तुम मुझे दासी कह सकते हो। आज डॉक्टर दास कॉलेज के सबसे पॉपुलर टीचर हैं। उनकी कॉलेज और अस्पताल में बहुत इज्जत है। लोग उनकी ओर देख रहे हैं। उन्हें कुछ अजीब सा संकोच होने लगा। यहाँ यूँ खड़े रहना ठीक नहीं लगा। उन्होंने गला साफ करके मानो किसी बंधन से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, बहुत भीड़ है, बहुत देर से खड़ा हूँ, चलो कैंटीन में बैठते हैं, चाय पीते हैं। अंजलि तुरंत तैयार हो गई। चलो। बेटे को यह प्रस्ताव नहीं भाया। उसे भीड़, रोशनी और आवाज़ों के हुजूम में मज़ा आ रहा था। बोला, मम्मी यहीं घूमेंगे, चाय पीकर तुरंत लौट आएंगे। चलो, गंगा नदी दिखाएंगे। गेट से निकलकर तीनों उत्तर की ओर गंगा के किनारे बने मेडिकल कॉलेज की कैंटीन की ओर बढ़े। डॉक्टर दास जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे, फिर अंजलि को पीछे देखकर रुक जाते थे। कैंटीन में भीड़ नहीं थी, ज़्यादातर लोग प्रदर्शनी में थे। दोनों कैंटीन के हॉल के बगल वाले कमरे में बैठे। कैंटीन के पीछे थोड़ी सी जगह है जहाँ कुर्सियाँ रखी रहती हैं, उसके बाद रेलिंग है। बालक की उदासी दूर हो गई। वह दौड़कर वहां गया और रेलिंग पकड़कर गंगा के बहाव को देखने लगा। डॉक्टर दास और अंजलि भी कुर्सी मोड़कर उधर ही देखने लगे। गर्मी नहीं आई थी, मौसम सुहावना था। मोतियों का रंग लेकर सूर्य का मंद आलोक सरिता के शांत गंभीर जल की धारा पर फैला था। कई नावें चल रही थीं। नाविक नदी के किनारे चलते हुए रस्सी से नाव खींच रहे थे। कई लोग किनारे नहा रहे थे। मौसम ऐसा था जो मन को सुखद बीती हुई घड़ियों की ओर ले जा रहा था। वेटर चाय का ऑर्डर ले गया। दोनों नदी की ओर देखते रहे। याद है, हम लोग बोटिंग करते हुए कितनी दूर निकल जाते थे। हाँ, डॉक्टर दास तो कभी भूले ही नहीं थे। शाम 4:30 बजे क्लास खत्म होने के बाद अंजलि यहाँ आ जाती थी और दोनों मेडिकल कॉलेज के घाट से बोटिंग क्लब की नाव लेकर निकल जाते थे। नदी के बीच में फिर पश्चिम की ओर नाव खेते लहरों के विरुद्ध महेंद्रू घाट मगध महिला कॉलेज तक। सूरज जब डूबने को होता और अंजलि याद दिलाती कि अंधेरा हो जाएगा, घर पहुंचना है, तो नाव घुमाकर नदी की धारा के साथ छोड़ देते। नाव वेग से लहरों पर थिरकती हुई चंद मिनटों में मेडिकल कॉलेज के घाट तक पहुंच जाती। डूबती किरणों की स्वर्णिम आभा में अंजलि का पूरा बदन कंचन सा हो जाता। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद किए नाव में लेटी रहती। लहरों के हल्के छींटे बदन पर पड़ते रहते और डॉक्टर दास सब कुछ भूलकर उसी को देखते रहते। कभी नाव बहती हुई मेडिकल कॉलेज घाट से आगे निकल जाती तो अंजलि चौंक कर उठ बैठती। अरे मोड़ो, आगे निकल गए। डॉक्टर दास चौंक कर चेतन होते हुए नाव मोड़कर मेडिकल कॉलेज घाट पर ले आते। कभी वह आगे जाकर पटना कॉलेज घाट पर ही अनिच्छा से अंजलि को उतार देते। उन्हें अच्छा लगता था मेडिकल कॉलेज से अंजलि के साथ उसके घर के नज़दीक जाकर छोड़ने में। जितनी देर तक हो सके साथ चलें, साथ रहें। वेटर 2 कप चाय दे गया। अंजलि ने बेटे को पुकार कर पूछा, क्या खाओगे? ब्रेड ऑमलेट खाओगे? यहाँ बहुत अच्छा बनता है। बालक ने नकारात्मक भाव से सिर हिलाया तो डॉक्टर दास ने पूछा, लस्सी पियोगे? नो नथिंग। बालक को नदी का दृश्य अधिक आकर्षित कर रहा था। चाय पीकर डॉक्टर दास ने सिगरेट का पैकेट निकाला। अंजलि ने पूछा, सिगरेट कब से पीने लगे? डॉक्टर दास ने चौंक कर अपनी उंगलियों में दबी सिगरेट की ओर देखा, मानो याद नहीं। फिर उन्होंने कहा, इंग्लैंड से लौटने के बाद। अंजलि के चेहरे पर उदासी का एक साया आकर निकल गया। उसने निगाहें नीची कर लीं। इंग्लैंड से आने के बाद तो बहुत कुछ खो गया, बहुत सी नई आदतें लग गईं। अंजलि मुस्कुराई तो चेहरे पर स्वच्छ प्रकाश फैल गया, किंतु डॉक्टर दास के मन का अंधकार अतीत की गहरी परतों में छिपा था। खामोशी बोझिल हो गई तो उन्होंने पूछा, मृणालिनी कहाँ है? इंग्लैंड में।
वह तो वहीं लिवरपूल में बस गई है, अब इंडिया वापस नहीं लौटेगी। उसके पति भी डॉक्टर हैं। कभी कभी 2-3 साल में कुछ दिन के लिए आती है, तभी तो। क्या? कुछ भी नहीं। ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। अच्छा ही हुआ। मृणालिनी अंजलि की चचेरी बहन थी, उम्र में उससे बड़ी। डॉक्टर दास से वह मेडिकल कॉलेज में 2 साल जूनियर थी। डॉक्टर दास फाइनल ईयर में थे तो वह थर्ड ईयर में थी। अंजलि उस समय बीए इंग्लिश ऑनर्स में थी। अंजलि अक्सर मृणालिनी से मिलने महिला हॉस्टल में आती थी और उससे मिलकर वह डॉक्टर दास के साथ घूमने निकल जाती थी। कभी कैंटीन में चाय पीने, कभी घाट पर सीढ़ियों पर बैठकर बातें करने, कभी बोटिंग करने। डॉक्टर दास की पहली मुलाकात अंजलि से सरस्वती पूजा के फंक्शन में ही हुई थी। वह मृणालिनी के साथ आई थी। डॉक्टर दास गंभीर छात्र थे। उन्हें किसी भी लड़की ने अपनी ओर आकर्षित नहीं किया था, लेकिन अंजलि से मिलकर उन्हें लगा था मानो सघन हरियाली के बीच ढेर सारे फूल खिल उठे हैं और उपवन में हिरनी अपनी निर्दोष आंखों से देख रही हो, जिसे देखकर आदमी सम्मोहित सा हो जाता है। फिर दूसरी मुलाकात बैडमिंटन प्रतियोगिता के दौरान हुई और बातों की शुरुआत से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। वह अक्सर शाम को पटना कॉलेज में टेनिस खेलने जाते थे। वहाँ मित्रों के साथ कैंटीन में बैठकर चाय पीते थे। वहाँ कभी कभी अंजलि से मुलाकात हो जाती थी। जाड़ों की दोपहर में जब क्रिकेट मैच होता तो दोनों मैदान में एक कोने में पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते। मृणालिनी ने दोनों की नज़दीकियों को देखा था। उसे कोई आपत्ति नहीं थी। डॉक्टर दास अपनी क्लास के टॉपर थे। आकर्षक व्यक्तित्व था और चरित्रवान थे। बालक के लिए अब गंगा नदी का आकर्षण समाप्त हो गया था। उसे बाजार और शादी में आए रिश्तेदारों का आकर्षण खींच रहा था। उसने अंजलि के पास आकर कहा, चलो मम्मी, चलती हूँ बेटा। अंजलि ने डॉक्टर दास की ओर देखा। चश्मा लगाना कब से शुरू किया? वहीं इंग्लैंड से लौटने के बाद। वापस आने के कुछ महीने बाद अचानक आंखें कमज़ोर हो गईं तो चश्मे की ज़रूरत पड़ गई। डॉक्टर दास गंगा की लहरों की ओर देखने लगे। अंजलि ने अपनी दोनों आंखों को हथेलियों से मला, मानो उसकी आंखें भी कमज़ोर हो गई हैं और स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। शादी कब की? वाइफ क्या करती है? डॉक्टर दास ने अंजलि की ओर देखा, कुछ जवाब नहीं दिया। उठकर बोले, चलो। मैदान की बगल वाली सड़क पर चलते हुए गेट के पास आकर दोनों ठिठक कर रुक गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अंदर से एक साथ आवाज़ आई, याद है? मैदान के अंदर लाउडस्पीकर से गाने की आवाज़ आ रही थी। गालिब की गज़ल और तलत महमूद की आवाज़ थी। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। तलत महमूद पटना आए थे। डॉक्टर घोषाल ने रविंद्र भवन में प्रोग्राम करवाया था। उस समय रविंद्र भवन पूरा नहीं बना था। उसी को पूरा करने के लिए फंड एकत्र करने के लिए चैरिटी शो करवाया गया था। बड़ी भीड़ थी। ज़्यादातर लोग खड़े होकर सुन रहे थे। तलत ने गज़लों का ऐसा समा बांधा था कि समय का पता ही नहीं चला। डॉक्टर दास और अंजलि को भी वक्त का पता नहीं चला। रात काफ़ी बीत गई। दोनों रिक्शा पकड़कर घबराए हुए वापस लौटे थे। डॉक्टर दास अंजलि को उसके आवास तक छोड़ने गए थे। अंजलि के माता पिता बाहर गेट के पास चिंतित होकर इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर दास ने देर होने के कारण माफ़ी मांगी थी, लेकिन उस रात को पहली बार अंजलि को देर से आने के लिए डांट सुननी पड़ी थी और उसके माँ बाप को यह भी पता लग गया कि वह डॉक्टर दास के साथ अकेली गई थी। मृणालिनी या उसकी सहेलियाँ साथ में नहीं थीं। हालांकि दूसरे दिन मृणालिनी ने उन्हें समझाया था और डॉक्टर दास के चरित्र की गवाही दी थी। तब जाकर अंजलि के माँ बाप का गुस्सा थोड़ा कम हुआ था, किंतु अनुशासन का बंधन थोड़ा कड़ा हो गया था। मृणालिनी ने यह भी कहा था कि डॉक्टर दास से अच्छा लड़का आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। जाति एक नहीं है तो क्या हुआ, अंजलि के लिए उपयुक्त मैच है। लेकिन आज़ाद ख्याल वाले अभिभावकों ने सख्ती कम नहीं की। बालक ने अंजलि का हाथ पकड़कर जल्दी चलने का आग्रह किया तो उसने डॉक्टर दास से कहा, ठीक है, चलती हूँ, फिर आऊँगी। कल तो नहीं आ सकती, शादी है, परसों आऊँगी। परसों रविवार है। ठीक तो है, घर पर आ जाऊँगी। दोपहर का खाना तुम्हारे साथ खाऊँगी। बहुत बातें करनी है। अकेली आऊँगी। उसने बेटे की ओर इशारा किया। यह तो बोर हो जाएगा। वैसे भी वहाँ बच्चों में इसका खूब मन लगता है। पूरी छुट्टी है, डांटने के लिए कोई नहीं है।
डॉक्टर दास ने केवल सिर हिलाया। अंजलि कुछ आगे बढ़कर रुक गई और तेजी से वापस आई। डॉक्टर दास वहीं खड़े थे। अंजलि ने पूछा, कहाँ रहते हो? तुम्हारे घर का पता पूछना तो भूल ही गई। ओह हाँ, राजेंद्र नगर में। राजेंद्र नगर में कहाँ? रोड नंबर 3, हाउस नंबर 7। ओके बाय। अंजलि चली गई। डॉक्टर दास बुत बने बहुत देर तक उसे जाते देखते रहे। ऐसे ही एक दिन वह चली गई थी, बिना किसी आहट, बिना दस्तक दिए। डॉक्टर दास गरीब परिवार से थे, इसलिए एमबीबीएस पास करके हाउस जॉब खत्म होते ही उन्हें तुरंत नौकरी की ज़रूरत थी। वह डॉक्टर दामोदर के अधीन काम कर रहे थे और टर्म समाप्त होने को था कि उसी समय उनके सीनियर की कोशिश से उन्हें इंग्लैंड जाने का मौका मिला। पटना कॉलेज के टेनिस लॉन की बगल में दोनों घास पर बैठे थे। डॉक्टर दास ने अंजलि को बताया कि अगले हफ्ते इंग्लैंड जा रहा हूँ। सभी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। एमआरसीपी करते ही तुरंत वापस लौटेंगे। उम्मीद है वापस लौटने पर मेडिकल कॉलेज में नौकरी मिल जाएगी और नौकरी मिलते ही अंजलि ने केवल इतना ही कहा था, जल्दी लौटना। डॉक्टर दास ने वादा किया था कि जिस दिन एमआरसीपी की डिग्री मिलेगी उसके दूसरे ही दिन जहाज़ पकड़कर वापस लौटेंगे। लेकिन इंग्लैंड से लौटने में डॉक्टर दास को 1 साल लग गया। वहाँ उन्हें नौकरी करनी पड़ी। रहने, खाने और पढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। फीस के लिए भी धन जमा करना था। नौकरी करते हुए उन्होंने परीक्षा दी और 1 वर्ष बाद एमआरसीपी करके पटना लौटे। हॉस्टल में दोस्त के यहाँ सामान रखकर वह सीधे अंजलि के घर पहुँचे। लेकिन घर में नए लोग थे। डॉक्टर दास दुविधा में गेट के बाहर खड़े रहे। उन्हें वहाँ का पुराना चौकीदार दिखाई दिया तो उन्होंने उसे बुलाकर पूछा, प्रोफेसर साहब कहाँ हैं? चौकीदार डॉक्टर दास को पहचानता था। प्रोफेसर साहब का मतलब समझ गया और बोला, अंजलि दीदी के पिताजी, वह तो चले गए। कहाँ? दिल्ली। और अंजलि? वह भी साथ चली गई, वहीं पीएचडी करेंगी। ओह! डॉक्टर दास पत्थर की मूर्ति की भांति खड़े रहे। सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। कुछ देर बाद दृष्टि कुछ स्पष्ट हुई तो उन्होंने चौकीदार को अपनी ओर गौर से देखते पाया। वह झट से मुड़कर वहां से जाने लगे। चौकीदार ने पुकारा, सुनिए। डॉक्टर दास ठिठक कर खड़े हो गए तो उसने पीछे से कहा, अंजलि दीदी की शादी हो गई। शादी? कोई आवाज़ नहीं निकल पाई। हाँ, 6 महीने हुए। अच्छा लड़का मिल गया, बहुत बड़ा अधिकारी है। यहाँ सबके नाम कार्ड आया था। शादी में बहुत लोग गए भी थे। रविवार को 12 बजे अंजलि डॉक्टर दास के घर पहुंची। सामने छोटे से लॉन में हरी धूप पर 2 लड़कियां खेल रही थीं। बरामदे में एक बूढ़ी दाई बैठी थी। अंजलि ने दाई को पुकारा, सुनो। दाई गेट के पास आई तो अंजलि ने पूछा, डॉक्टर साहब से कहो अंजलि आई है। दाई ने दिलचस्पी से अंजलि को देखा, फिर गेट खोलते हुए बोली, डॉक्टर साहब घर पर नहीं हैं, कल रात को ही कोलकाता चले गए। कल रात को? हाँ, परीक्षा लेने। अचानक बुलावा आ गया, फिर वहाँ से पुरी जाएंगे। 1 हफ्ते बाद लौटेंगे। दाई बातूनी थी, शायद अकेले बोर हो जाती होगी। आग्रह से अंजलि को अंदर ले जाकर बरामदे में कुर्सी पर बैठाया। जानना चाहती थी उसके बारे में कि यह कौन है। अंजलि ने अपने हाथों में पकड़े गिफ्ट की ओर देखा, फिर अंदर की ओर देखते हुए पूछा, मेम साहब तो घर में हैं ना? मेम साहब? कौन मेम साहब? डॉक्टर दास की पत्नी। उनकी शादी कहाँ हुई? क्या? हाँ मेम साहब, साहब ने आज तक शादी नहीं की। शादी नहीं की? नहीं मेम साहब, हम पुरानी दाई हैं। शुरू से बहुत समझाया लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं। कितने रिश्ते आए, एक से एक। अंजलि ने कुछ नहीं कहा। आई तो सोचकर थी कि बहुत कुछ कहेगी, लेकिन केवल मूक बंद दाई की बात सुन रही थी। दाई ने उत्साहित होकर कहा, अब क्या कहें मेम साहब, सब तो हमको संभालना पड़ता है। बूढ़े हो गए हम लोग, कब तक जिंदा रहेंगे? इन दोनों बच्चियों की भी परवरिश। अब क्या बोलें? दिन भर तो ठीक रहता है, सांझ को क्लिनिक में बैठते हैं। उसने परिसर में ही एक और इशारा किया, फिर आवाज़ को धीमा करके गोपनीयता के स्तर पर ले आई। बाकी 7:30 बजे क्लब जाते हैं तो 12 के पहले नहीं आते हैं। बहुत तेज़ गाड़ी चलाकर पूरे नशे में। हम रोज़ चिंता में डूबे 12 बजे रात तक रास्ता देखते रहते हैं। कहीं कुछ हो गया तो? बड़े डॉक्टर हैं, अब हम गंवार क्या समझाएं।
अंजलि ने गहरी धुंध से निकलकर पूछा, शराब पीते हैं? दिन में नहीं, रात को क्लब में बहुत पीते हैं। कब से शराब पीने लगे हैं? वहीं इंग्लैंड से वापस आने के कुछ दिन बाद से। हम तब से इनके यहाँ हैं, इंग्लैंड से लौटने के बाद। अंजलि ने हाथ में पकड़े गिफ्ट को दाई की ओर बढ़ाते हुए कहा, शादी नहीं हुई तो ये दोनों लड़कियाँ। दाई ने दोनों लड़कियों की ओर देखा, फिर हंसी। ये दोनों बच्चे तो अनाथ हैं मीम साहब। डॉक्टर साहब दोनों को बच्चा वार्ड से लाए हैं। वहाँ कभी कभार कोई औरत बच्चा पैदा करके उसको छोड़कर भाग जाती है। लावारिस बच्चा वहीं अस्पताल में ही पलता है। बहुत से लोग ऐसे बच्चों को गोद ले लेते हैं, अच्छे अच्छे परिवार के लोग। डॉक्टर साहब ने भी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।